आज की तारीख है 3 सितंबर 2020। मैं आदित्य लेके आया हूँ मुद्दे यूपीएससी के सेशंस। और चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू आवर फर्स्ट न्यूज़। मिशन कर्मयोगी। कल हमारी जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव किया मिशन कर्मयोगी को। क्या है मिशन कर्मयोगी, क्यों ये मिशन लाया जा रहा है, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी ये इसलिए लाया गया है ताकि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, खासकर जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनमें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, उनमें इस तरह की क्वालिटीज़ लाई जाए कि उससे हमारी सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। देखिए, इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें एक आईएएस जो रैंक का अधिकारी होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा भूमिका होती है। अगर उसके पास इतनी पावर्स होती हैं, उसके पास इतना कुछ करने के लिए एक्सपोज़र होता है कि वो सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ला सकता है। वो इन द लास्ट नेशन बिल्डिंग में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो उसी के लिए ये मिशन कर्मयोगी लाया गया है। इसमें क्या होगा कि गोल ड्रिवन एंड कांस्टेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। इस तरह से ट्रेन किया जाएगा सिविल सर्वेंट्स को कि उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है, उनकी जो जिम्मेदारी है पब्लिक के प्रति, सरकारी कार्यों के प्रति, वो बढ़े, उन ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में बढ़े, इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ करने का प्लान है मिशन कर्मयोगी में, जिसमें सरकार सिविल सर्वेंट्स को इस तरह से ट्रेन करेगी कि इन द लास्ट इंडियन सोसाइटी को और ज़्यादा उनसे फ़ायदा मिले। देखिए, अगर हम देखें तो इंडियन गवर्नमेंट जो समय समय पे आई हैं, उन्होंने लगभग हर उस वीक एरिया के लिए कोई ना कोई योजना तैयार की है जिसे इंडियन सोसाइटी को ज़रूरत है। बट अगर हम रियलिटी पे देखें, ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को चेक करें, तो उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन उस हद तक नहीं हुआ, जिसकी वजह से जिसके लिए योजना लाई जाती हैं कई बार उनका फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए मिशन कर्मयोगी लाया गया है कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जा सके, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा सके, और इन द लास्ट जो हर एक सिटीजन है उसे गवर्नमेंट की प्लानिंग्स का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, ये हो गया मिशन कर्मयोगी की बात। अब क्योंकि हमने अभी अपने पिछले लेक्चर्स में, 1-2 दिन पहले के लेक्चर्स में हमने जीडीपी के बारे में बात की थी। इंडिया की जीडीपी कितना ज़्यादा श्रिंक कर रही है, लगभग 30% श्रिंक हुई है इंडिया की जीडीपी। तो अभी इससे रिलेटेड कुछ डेटा निकल के आ रहा है जो हम यूज़ कर सकते हैं अब कभी भी अपने मेंस आंसर राइटिंग में, और ये काफ़ी ज़्यादा हमारे आंसर को स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, तो देखिए, जो अभी जीडीपी हमारी कॉन्ट्रैक्ट हुई है उसमें क्या हुआ है कि जो हमारी प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग है, जो जीडीपी का 60% हिस्सा होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जीडीपी का जो अधिकतर हिस्सा है वो हमारे देश से ही आता है। देश से ही आता है कहने का सेंस, जो सामानों की बिक्री देश में होती है उनसे जो हिस्सा आता है वो हमारे जीडीपी का मेजर हिस्सा है। तो वो जो है वो 26.7% श्रिंक कर गया है। कितना? 26.7% श्रिंक कर गया है। तो प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग हमारी कम हुई है काफ़ी। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट, यानी जो हम विदेशों में सामान बेचते हैं, और एक्सपोर्ट जो होता है इसका जीडीपी में लगभग 1/5 हिस्सा है। जीडीपी का लगभग 1/5 पार्ट जो है ये आता है एक्सपोर्ट करने से, विदेशों में सामान बेचने से। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा श्रैंक हुआ है, ये लगभग 20% की इसमें कमी नज़र आई है। तो पहली चीज़ तो प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग कम हुई है, दूसरी चीज़ एक्सपोर्ट में कमी हुई है 20% की लगभग, और तीसरी चीज़ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हिट हुई है। सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हिट हुई है, लगभग 47% कोलैप्स हुई है। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जीडीपी में इन्वेस्टमेंट का हिस्सा लगभग 32% था आज से 1 साल पहले, इस कोरोना से 1 साल पहले। वो अभी इस साल, इस टर्म में लगभग 22 यानी 22% चल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम हो रहा है इंडिया में। उसका सिंपल सा कारण है, जो बड़े बिजनेस हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो कैश को बचा कर रख रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। और क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे जब इस तरह की कंडीशंस हों किसी भी देश में, जहाँ पे इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपने आप कम हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों से रिलेटेड ये डेटा था जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब इसके साथ हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स। ये एक टर्म है जो इस समय काफ़ी चर्चा में है। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स, और क्यों इस समय चर्चा में है, इससे क्या फ़ायदे हैं, ये सारी हम बात करेंगे। देखिए, होता क्या है कि इस समय हमारी इकोनॉमी जो है, हमारी क्या, लगभग पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी थोड़ा सा थोड़ा सा क्या, काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है। ठीक है,
तो इस समय हमें एकेडमिक्स को कैसे इकोनॉमिक्स से मिला के चलना है, ये है एकोनॉमिक्स। एकेडमिक्स को इकोनॉमिक्स कहने का मतलब पढ़ाई लिखाई कैसे चलती रहेगी इकोनॉमी ख़राब होने के बावजूद, इन सारे जो नियम लिए जाएंगे इससे रिलेटेड जो हम प्लान बनाएंगे उसे हम बोलेंगे, नया टर्म दे रहे हैं एकोनॉमिक्स। ठीक है। तो देखिए इंडियन अगर एजुकेशन सिस्टम में आप देखें तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि विदेशों में अगर देखें तो विदेशों में क्या होता है, बड़े बड़े लोग किसी स्कूल को या किसी यूनिवर्सिटी को फंड करते हैं। ठीक है, वहाँ डोनेशन देते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी उनके पास हमेशा रहता है, जिससे वो कोरोना जैसी या इस तरह की अगर कोई भी सिचुएशन आ जाए तो 2 साल 3 साल 10 साल इतना वो आराम से अपना फंक्शन कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। बट इंडिया वगैरह में सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे सब कुछ स्टूडेंट की फ़ीस से ही होता है। कहने का मतलब कि जो टीचर्स की सैलरी जाती है, जो स्टाफ की सैलरी जाती है, जो स्कूल का जितना भी फंक्शन होता है वो सब बच्चों की सैलरी से होता है, सॉरी बच्चों की फ़ीस से होता है। तो बच्चों की फ़ीस अगर आनी बंद हो गई तो ये स्कूल, इंडियन स्कूल भी लगभग चलने बंद हो जाते हैं, और कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो इस समय हमें एकोनॉमिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, इकोनॉमी को ध्यान में देते हुए पढ़ाई लिखाई का जो कार्यक्रम है, पाठ्यक्रम है, जो एकेडमिक सिस्टम है उसमें एंटर करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अभी जो रिसोर्सेज हैं, जो हम इंडियन एकेडमिक्स में जो रिसोर्सेज हैं, जो स्कूलों के पास, यूनिवर्सिटी के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, उन्हें काफ़ी केयरफुल तरीके से यूज़ करना होगा। ठीक है, उन्हें इस तरह से यूज़ करना होगा कि वो कुछ समय तक चल पाएँ, क्योंकि अभी ये उम्मीद करना कि बच्चे क्लासेस आने लगेंगे, फ़ी देने लगेंगे प्रॉपर, ये अभी थोड़ा सा गलत होगा। दूसरी चीज़ ये है कि ऑनलाइन मोड पे जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। ऑनलाइन मोड अभी बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो ऑनलाइन मोड पे हमें चलना पड़ेगा। तीसरी चीज़ यह है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी थोड़ा सा एक अपनी तरफ से एक स्टेप ले सकती है कि जो लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, उन्हें थोड़ा इजी बनाया जाए, स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपने जो एजुकेशनल कोर्सेज़ हैं उन्हें ले सकें। ऐसा ना हो कि पैसे की कमी की वजह से बच्चे कोर्स ही नहीं ले पा रहे हैं, एडमिशन ही नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से सॉफ्ट लोन्स भी प्रोवाइड करा सकती है। तो ये बातें हो गई एकोनॉमिक्स की बात। ठीक है, और देखिए इंडिया में एकेडमिक सिस्टम कोरोना से काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है, बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। कहने के मतलब है कि विदेशों में तो चलिए स्कूल्स वगैरह रीओपन हो रहे हैं, कई बफर्स बना के बच्चों को ग्रुप में बांट करके और प्रॉपर ये सारे सिस्टम्स को यूज़ करके। बट इंडिया में अभी ऐसा हुआ नहीं है, इंडिया में स्कूल्स रीओपन नहीं हो रहे हैं, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। और लेकिन हम ऐसे बैठ भी नहीं सकते, सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है, हम स्टूडेंट्स को ऐसे घर पे बैठा भी नहीं सकते। एकेडमिक्स एक ऐसी एरिया है जिसे हमें रन करना ही पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई को हमें वापस से पटरी पे लाना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई एकोनॉमिक्स में। हनी बी वेनम की हम बात करते हैं। कुछ साइंटिस्ट की जो टीम है उन्होंने डिस्कवर किया है कि जो हनी बी का वेनम है उसमें ये पावर होती है कि ब्रेस्ट कैंसर को वो ठीक कर सके। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है साइंस की तरफ से भी। और इंडियन आयुर्वेद में भी हनी बी का जो यूज़ होता है, हनी बी का जो वेनम होता है, ठीक है, जो मधुमक्खी का जो पॉइज़न होता है उसके यूज़ के बारे में काफ़ी सारी बातें लिखी हुई हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि कैसे ये पता लगाया गया। लगभग 312 हनी बीज और बम्बल बीज जो होती हैं पर्थ से, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड और इंग्लैंड से, इनका वेनम जो है, इनका पॉइजन जो है उसे कलेक्ट किया गया। ठीक है, और हैरी पर्किंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च में और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों ने मिलकर ये रिसर्च किया था। तो इन लोगों ने लगभग 312 प्रकार की हनी बीज का वेनम कलेक्ट किया और उसके बाद उस वेनम का इफ़ेक्ट देखा ब्रेस्ट कैंसर के टाइप्स पे। ठीक है, और जब इफ़ेक्ट देखा तो पाया कि इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि पूरी तरीके से ठीक कर देता है, बट लिमिटेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो डॉक्टर डफी थे इस रिसर्च टीम के हेड, उन्होंने बताया कि इन्होंने एक वेरी स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पेप्टाइड होता है हनी बी वेनम में, एक पॉजिटिवली चार्ज पेप्टाइड होता है। ठीक है, पेप्टाइड मतलब प्रोटीनियस कंपोनेंट होते हैं, जिसका नाम है मेलिटिन। क्या नाम है? मेलिटिन। तो ये मेलिटिन को उन्होंने यूज़ किया और मेलिटिन को यूज़ करने पे पाया कि इसमें एंटी ब्रेस्ट कैंसर को प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें ब्रेस्ट कैंसर को हील करने की प्रॉपर्टीज़ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो गई है साइंस सेक्टर से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर से।
आज के सेशन में इतनी ही बात करते हैं और बाकी की बातें हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच हमसे जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है। थैंक यू सो मच।